हरे कृष्णा। देखिए, आज हम लोग इनकम टैक्स में एक हेड शुरू करने जा रहे हैं। हेड का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब ये हेड क्या है? क्या ये सर है? नहीं। हमारे पूरे इनकम टैक्स में 5 हेड्स हैं। कितने हेड्स हैं? 5 हेड्स। एक इंसान जहां जहां से इनकम कमाता है उस बेसिस पे हेड्स बनाए गए। यानी या तो कोई इंसान जॉब करके सैलरी कमा सकता है। आप कहीं पे बनने के बाद हो सकता है किसी कंपनी में जॉब करने लगे, आपको सैलरी इनकम मिलेगी। तो एक हेड है हमारे इनकम टैक्स में, इनकम फ्रॉम सैलरी। मतलब सैलरी हेड की इनकम कैसे टैक्सेबल होगी, कैसे निकाली जाएगी, क्या क्या एक सैलरी वाले इंसान को मिल सकता है, क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, ये पूरा इनकम फ्रॉम सैलरी का हेड बताता है। ये सब आपके करिकुलम में है। आपको यहीं पे सारे हेड्स पढ़ाए जाएंगे एक एक करके। तो एक तो आप सैलरी से इनकम कमा सकते हैं। और कहां से कमा सकते हैं? आपके पास मान लीजिए कोई घर है, कोई फैक्ट्री है, कोई ऑफिस है जिसको आपने किराए पे उठा रखा है। यानी कोई हाउस प्रॉपर्टी है, कोई बिल्डिंग है जिसको आपने लेट आउट कर रखा है और आपको रेंटल इनकम मिलती है। कौन सी इनकम मिलती है बेटा? रेंटल इनकम। वो जो रेंट आपको मिल रहा है वो टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में, जो आपको स्क्रीन पे इस समय दिख रहा है। ये हमारा दूसरा हेड है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जितनी भी रेंटल इनकम्स मिलती है। आप में हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हों जो अपने खुद के ओन्ड मकान में रहते हों और कोई एक पोर्शन या कुछ ऐसा आपने किसी को किराए पे उठा रखा है, तो वो जो किराए की इनकम होती है वो यहाँ टैक्सेबल होती है। या हो सकता है आप खुद किराए पे रहते हो, कि आप में से कोई ऐसा हो किराए पे रहता हो, तो भाई आप किराया दे रहे हैं, जो इनकम होगी वो इस हेड में टैक्सेबल होगी। क्या लगता है इस हेड में लैंडलॉर्ड के हाथ में टैक्सेबिलिटी की बात आएगी कि टेनेंट के हाथ में? इनकम किसकी? लैंडलॉर्ड। किराया किसको मिलने वाला है? लैंडलॉर्ड। तो कुछ उसकी बात यहां पे आने वाली है कि अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है तो उससे रिलेटेड एनुअल इनकम कैसे निकाली जाएगी, कैसे टैक्सेबल होगी। हम कह सकते हैं वन ऑफ द इजीएस्ट हेड में से ये एक हेड है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी, एग्जाम में फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस इससे आते हैं। और कैसे पैसा कमा सकते हैं? पैसा कमाने के और क्या तरीके हो सकते हैं? हो सकता है आप पास होने के बाद, डिग्री मिलने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस खोल लें। प्रैक्टिस समझते हैं? अपना ऑफिस खोल के बैठ जाए। आपने कहा मैं जॉब नहीं करनी, जॉब नहीं जमती हमको, हम करेंगे प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस से इनकम कमा सकते हैं। प्रैक्टिस बोले तो प्रोफेशन। या एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर अपनी खुद की क्लिनिक खोल लेता है तो क्या करता है? प्रोफेशनल की इनकम कमा रहा है, प्रोफेशन। या आप हो सकता है आपने कहा बिजनेस करेंगे कोई, बिजनेस से इनकम कमा सकते हैं। प्रोफेशन से या बिजनेस से अगर हम इनकम कमाते हैं तो एक हेड आएगा पीजीबीपी। ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। कोई भी प्रॉफिट, कोई भी गेन बिजनेस या प्रोफेशन से होता है तो वो इस हेड में टैक्सेबल होता है। फुल फॉर्म है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ये हेड का नाम है, शॉर्ट में हम लोग पीजीबीपी बोल लेते हैं। तो मैंने अभी तक आपको 3 हेड बताए। एक सैलरी हेड, जिसमें किस तरीके की इनकम टैक्सेबल होंगी? जॉब वगैरह से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, है ना, वो टैक्सेबल होगा। दूसरा कौन सा बताया? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें कौन सी तरीके की इनकम टैक्सेबल होंगी? रेंटल इनकम, बिल्डिंग वगैरह की, वो सारी इनकम्स यहां पे टैक्सेबल होंगी। तीसरा प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। शॉर्ट में बोल लीजिए, क्या बोल लें? पीजीबीपी। क्या बोल सकते हैं? पीजीबीपी। ओके। इसके अलावा और कैसे पैसा कमा सकते हैं? मान लीजिए आपके पास कोई घर पड़ा है, आपने उसको बेच दिया। या कोई और कैपिटल एसेट, आपके पास ज्वेलरी है, आपने उसको बेच दी। इससे रिलेटेड जो गेन होता है इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल गेन। कौन सा गेन कहते हैं? कैपिटल गेन। और ये टैक्सेबल होता है। हमारा एक हेड आएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन या इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। बहुत ही इंटरेस्टिंग हेड है वो, जिसमें हम कोई भी कैपिटल एसेट अगर बेचते हैं उससे रिलेटेड जो भी गेन हो या लॉस हो इवन, वो सब वहां पे बात होती है। कितने हो गए? 4 है टोटल, 5। एक है रेसिडुअल हेड, नाम है उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आखिरी हेड इस दुनिया में जिसका कोई नहीं है,
उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। मतलब आपने कोई ऐसी इनकम कमाई जो किसी और हेड में नहीं जा रही, तो वो जाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लॉटरी निकल आई। अब लॉटरी निकल आई तो ये सैलरी हेड में तो जाएगी नहीं। लॉटरी जीत गए आप, सैलरी हेड में नहीं जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी, पीजीबीपी में नहीं जाएगी, कैपिटल गेन में नहीं जाएगी। किस में जाएगी? अदर सोर्स। आप किसी गेम शो में चले गए, आप चले गए केबीसी मिलट से कौन बनेगा करोड़पति में, आप चले गए, आप वहां पे 7 करोड़ जीत गए, 1 करोड़ जीत गए, जितनी भी आपकी क्षमता आप जीत गए। कहां टैक्सेबल होगा वो? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। किसी कंपनी से आपको डिविडेंड मिल रहा है, आपने शेयर्स खरीदे हैं, डिविडेंड मिल रहा है, ये सब कहां टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी इस तरीके की इनकम जो किसी और हेड में नहीं जाती, वो सब जाती हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ये पांचों हेड तरीका बताते हैं कि कैसे आपकी इनकम में हम कंप्यूटेशन करेंगे, कैसे उसको कंप्यूट करेंगे। कंप्यूट मतलब कैलकुलेट करेंगे, कैसे इनकम निकालेंगे, कितनी टैक्सेबल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग आज जो हेड पढ़ने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें आपको बताया रेंटल इनकम टैक्सेबल होगी, बट कितनी टैक्सेबल होगी? क्या हमें जो रेंट मिल रहा है वो पूरा टैक्सेबल होगा कि कुछ कम ज्यादा टैक्सेबल होगा? कैसे निकलेगा? उसका मोडस ऑपरेंडी क्या रहेगा? हमको ये सारे हेड सिखाएंगे। बात समझ में आ गई? तो टोटल कितने हेड्स मैंने आपको बता दिए? 5। ये 5 ही होते हैं। कौन कौन से 5? पहला सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्यार से आप इसको IFHP बोल सकते हैं, शॉर्ट में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, IFHP। तीसरा PGBP, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, PGBP। चौथा कैपिटल गेन, या पूरा बोलना हो तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, या प्यार से हम लोग कैपिटल गेन बोल लेंगे। और आखिरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी IFOS, शॉर्ट में IFOS, IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये पांचों हेड जरूरी नहीं कि सीक्वेंस से पढ़े जाए, जैसा जैसा मेरा मन करेगा वैसे से आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पे किसकी मर्जी चलेगी? जाहिर सी बात है मेरी। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें होता क्या? आपके पास अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है तो उससे रिलेटेड इनकम की हम यहाँ टैक्सेबिलिटी की बात करेंगे। मे भी अगर आपने किराए पे उठाई है तो भी कुछ होगा, या आपने किराए पे नहीं उठाई, सेल्फ ऑक्युपाइड है। सेल्फ ऑक्युपाइड मतलब आपकी खुद की, आप खुद रहते, तो भी यहाँ पे कुछ होगा, कुछ फायदा वगैरह हो सकता है, हमें मिल जाए। कई बार क्या होता है, आपने मान लीजिए कोई घर खरीदा, अभी आपके साथ होगा, मैं आपको बताऊं क्या होगा। आप जब बन जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, जॉब कम करने लगेंगे, बढ़िया पैसा कमाने लगेंगे, फिर एक समय बाद आपकी शादी होगी। में भी हो सकता है आप किसी और सिटी में, ये मैं वो प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको, किसी और सिटी में सेटल हुए, है ना, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ अपने स्पाउस के साथ किसी और सिटी में सेटल हुए। सेटल होने के बाद कुछ टाइम बाद आप वहां पे रेंटल पे रहेंगे। कुछ टाइम बाद आपको लगेगा यार एक खुद का ओन फ्लैट वगैरह कुछ ले लेते हैं, या घर वगैरह ले लेते हैं। तो आप दोनों मिल करके लोन ले करके, है ना, दोनों कमा रहे होंगे बढ़िया, दोनों प्रोफेशनल होंगे, लाखों की इनकम आ रही है। तो एक आम तौर पे ये 90-70% हम कह सकते हैं ये ऐसा होता है, लोग ऐसा करते हैं। तो आपने घर पे ले लिया, लोन ले लिया, उससे आपने एक घर खरीद लिया, घर की किस्त जा रही है, लोन जा रहा है, EMI जा रही है, वो जो इंटरेस्ट जा रहा है, जो ब्याज जा रहा है, भाई ब्याज जाना पड़ेगा ना। आप लोन लेंगे, मान लीजिए आपने 50 लाख का कोई फ्लैट खरीदा, तो 50 लाख पे जो भी इंटरेस्ट जा रहा है, वो इंटरेस्ट की आपको यहाँ छूट मिल जाएगी। ये भी आप पढ़ेंगे कि अगर खुद का निजी मकान है तो ब्याज भी छूट मिल जाएगी, मतलब कुछ फायदा हो जाएगा हमारा। और अगर हमने किराए पर उठा दिया तो जो भी रेंटल आ रहा है वो सब यहाँ टैक्सेबल होगा, बट कैसे, क्या क्या छूट मिलने के बाद टैक्सेबल होगा, ये सब यहाँ पढ़ेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारे इनकम टैक्स में सेक्शन 22 से लेके 27 तक है। सेक्शन 22 से लेके 27 तक इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो सेक्शंस हैं, सेक्शन समझते हैं ना, धारा, सेक्शन सुना आपने, ठीक है। तो ये जो सेक्शन 22 से 27 है, ये IFHP की बात करते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जिसमें से सेक्शन 22 IFHP का चार्जिंग सेक्शन है। सर ये क्या होता है चार्जिंग सेक्शन? चार्जिंग सेक्शन का एक और नाम होता है बेसिस ऑफ चार्ज। सर ये होता क्या? जरा सुनिए, कोई भी इनकम
किसी भी हेड में टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी, ये हमें पता चलता है चार्जिंग सेक्शन पढ़ के। जैसे जब मैं आपको सैलरी पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको सैलरी का चार्जिंग सेक्शन पढ़ाऊंगा, सेक्शन 15। वो बताएगा कि सैलरी हेड में कैसे टैक्सेबल होगी इनकम, कब टैक्सेबल होगी। हाउस प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे, इसका आप पढ़ेंगे 22। पीजीबीपी आप पढ़ेंगे तो उसका चार्जिंग सेक्शन आएगा 28। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा मैं आपको चार्जिंग सेक्शन याद कराता जाऊंगा। कैपिटल गेन आएगा, उसका आएगा चार्जिंग सेक्शन 45। अदर सोर्सेज आएगा, उसका चार्जिंग सेक्शन आएगा 56। ये चार्जिंग सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अभी तो हमने आम बोलचाल की भाषा में आपको समझाया कि बेटा रेंटल इनकम जैसी इनकम्स यहां पे टैक्सेबल होती है, बट एक्चुअल में कब ये हेड अट्रैक्ट होगा, कब यहां पे टैक्सेबिलिटी की बात आएगी, कौन सी ऐसी कंडीशंस हम पूरी करें कि इस हेड में इनकम टैक्सेबल होगी, वो ये चार्जिंग सेक्शंस बताते हैं। यानी चार्जिंग सेक्शन बेसिकली बताते हैं कि इस हेड में आना भी है कि नहीं आना है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 22। मैं आपको सारे सेक्शंस याद करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी आपकी एज में इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हम लोग इतने साल से पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैक्सिमम सेक्शंस याद हो गए। बट मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, ना ही इंस्टीट्यूट आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि हमें सारे सेक्शंस मुंह जबानी पता हो। नहीं, हमें जो जो जरूरी है वो मैं आपसे बोलता जाऊंगा कि ये दिमाग में अगर बैठ जाए तो बहुत अच्छा। तो जैसे हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन आपसे कोई पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 22। कौन सा है? 22। अब सुनिएगा, मेरी तरफ देखिए। सेक्शन 22 तीन कंडीशंस बताएगा। अभी आपको पढ़ाऊंगा। कितनी कंडीशंस? तीन। वो ये कहेगा कि अगर ये तीनों की तीनों कंडीशंस पूरी हो गई, तीनों की तीनों, अगर तीनों की तीनों कंडीशंस पूरी हो गई तो आपकी इनकम टैक्सेबल होगी इसी हेड में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। और अगर मान लीजिए तीनों नहीं पूरी हुई, या एक पूरी हो गई, दो नहीं पूरी हुई, या दो पूरी हो गई, कोई एक नहीं पूरी हुई, तो आपकी इनकम इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। किसी और हेड में होना होगा तो होगी, इसमें तो नहीं होने वाली। यानी IFHP में जाते तभी हैं जब तीन कंडीशंस पूरी हो। कितनी कंडीशंस? तीन कंडीशन। अगर तीनों की तीनों पूरी हो गई तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आमतौर पे नॉर्मली 99% केसेस में आपकी इनकम टैक्सेबल होगी। कुछ एक्सेप्शन है, मैंने 99% इसलिए बोला, कुछ एक्सेप्शन है, वो भी आपको पढ़ाऊंगा कि तीनों कंडीशन पूरी होने के बावजूद भी इस हेड में कब नहीं जाते, वो आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन उनको छोड़ दें अगर, तो ये हेड जो है, ये हेड बड़ा रिजिड हेड है। सर मतलब ये है कि इस हेड में, ये मैं आपको प्रैक्टिकल ज्ञान भी देता जा रहा हूं, ध्यान से समझते जाइएगा। अगर मेरी बातें आप सुनते जाएंगे तो आपको इनकम टैक्स बहुत आसान लगने लगेगी। रिजिड हेड इसको हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि आमतौर पे इस हेड में अगर मेरी तीनों कंडीशंस पूरी हो गई तो वो इनकम इसी हेड में टैक्सेबल होती है। 99% केसेस में इसी हेड में टैक्सेबल होती है और किसी हेड में नहीं जाती। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ध्यान से। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी प्यार से इसको IFHP बोल सकते हैं। और सेक्शन 22 से लेके 27 तक ये पूरा हम लोग पढ़ेंगे, उसी के बारे में पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, जिसमें सबसे पहला सेक्शन जो है सेक्शन 22 है, जिसको आप चार्जिंग सेक्शन भी बोल सकते हैं या बेसिस ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं। तो ये चार्जिंग सेक्शन या बेसिस ऑफ चार्ज ये बताता है कि कब आपकी इनकम इस हेड में टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो आइए पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। इनकम is taxable under income from house property if following all three conditions are satisfied। क्या बोल गए? कह रहे इनकम इस हेड में कब टैक्सेबल होगी? जब कितनी कंडीशंस पूरी हो? 3। पूरी तीनों की कोई भी एक, पूरी की पूरी, यानी ऑल 3 कंडीशंस अगर पूरी होती हैं तो आपकी इनकम इस हेड में टैक्सेबल होगी। पढ़ा जाए, बहुत ध्यान से एक एक कंडीशन को पढ़ने की कोशिश करते। पहली कंडीशन नंबर 1, देयर मस्ट बी एनी बिल्डिंग और लैंड अपर टेनेंट देयर टू। पहले तो ब्रैकेट को 2 मिनट के लिए रोक देते हैं।
सिर्फ ब्रैकेट के बाहर वाली चीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है? देयर मस्ट बी एनी बिल्डिंग। इसका क्या मतलब है? बिल्डिंग सुना है कभी आपने? बिल्डिंग वर्ड सुना है? बिल्डिंग वर्ड में वैसे तो आईएनजी लगा होता है, लेकिन बिल्डिंग उसको कहते हैं जो कंप्लीट हो गई है ना? नहीं समझ में आया, मजाक था। बिल्डिंग मतलब, हाँ जी बिल्कुल, तो आईएनजी जरूर लगा है, लेकिन बिल्डिंग हम लोग उसको कहते हैं जो सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। जो अंडर कंस्ट्रक्शन पे है उसको हम बिल्डिंग नहीं बोलते, जो कंप्लीट हो गया है उसको बोलते हैं बिल्डिंग। तो बिल्डिंग बेसिकली क्या होती है? एक लैंड के ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर खड़ा है वो है बिल्डिंग। क्या है? बिल्डिंग। अब ध्यान से मेरी एक दो बातों को सुनना। मान लो मेरे पास एक वैकेंट लैंड है, एक जमीन है, मैं वो जमीन किराए पे उठाता हूं। लैंड है, मैं उसको किराए पे उठाता हूं, एक ग्राउंड है, मैं किराए पे उठाता हूं। मान लीजिए आपकी शादी होनी है, हमने कहा किराए पे ले लो मेरे से, 1 लाख रुपए किराया है, बाकी आप अपना सजवा जवा लेना जो करना है। मैं उसको किराए पे उठाता हूं, वैकेंट लैंड को मैं किराए पे उठाता हूं। उससे मेरे को जो किराया मिलेगा वो इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। सर क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन ही पूरी नहीं हुई। पहली कंडीशन कह रही है इस हेड में आने के लिए देयर मस्ट बी एनी बिल्डिंग, बिल्डिंग का होना जरूरी है। अगर बिल्डिंग ही नहीं है तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबिलिटी की बात नहीं आती। मतलब सर वो जो वैकेंट लैंड से आपको किराया मिल रहा है वो टैक्स फ्री होगा? नहीं बेटा नहीं, इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। अगर वो मेरी रूटीन नेचर की इनकम होगी, मेरा व्यापार होगा, तो पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगा। और व्यापार नहीं होगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, कभी कभी अगर मैं ऐसा काम करता हूं तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होगी, नहीं तो आमतौर पे पीजीपी में होगी, बट इस साइड में नहीं होगी। सर क्यों? क्योंकि वो वहां पे बिल्डिंग नहीं है। ये बात आप समझ गए? और वहीं पे अगर एक और क्वेश्चन ले लें, मान लीजिए मेरे पास एक बिल्डिंग है। सर बिल्डिंग कैसी बात आप कर रहे हैं? रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं कि कॉमर्शियल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं? बेटा क्या अंतर होता है दोनों में, रेसिडेंशियल बिल्डिंग और कॉमर्शियल बिल्डिंग? कॉमर्शियल बिल्डिंग हमने दी हुई है किराए पे, वहां पे आप अपनी शॉप, अपनी फैक्ट्री, अपना गोडाउन कुछ भी बना सकते हैं। रेसिडेंशियल बिल्डिंग दी, आप रह सकते हैं। मैं कौन सी बात कर रहा हूं? मैं दोनों बात कर रहा हूं। तो मेरे पास किसी भी तरीके की कोई बिल्डिंग है, मैंने उसको किराए वगैरह पे उठाई है, हम उसकी बात करें, तो बिल्डिंग होनी बड़ी जरूरी है। ब्रैकेट में लिखा है और लैंड अपर टेनेंट देयर टू। ये अपर टेनेंट क्या होता है? अच्छा टेनेंट क्या होता है? किराएदार। अच्छा अपर टेनेंट क्या होगा? जो ऊपर रह रहा है किराएदार? नहीं ये वो नहीं है। अपर टेनेंट वर्ड का मतलब होता है साथ में। अपर टेनेंट वर्ड का मतलब होता है हिंदी में साथ में, या यूं कह सकते हैं जुड़ा हुआ। यानी बिल्डिंग के साथ लैंड है तो अच्छा, नहीं है तो और अच्छा, हमें कोई फर्क नहीं। और लिखा है वर्ड, देखिए ध्यान से क्या लिखा है, इंग्लिश वाला और, ओ आर और। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि बिल्डिंग है लेकिन लैंड नहीं है? बिल्कुल हो सकता है, कोई आपके पास अपार्टमेंट हो, फ्लैट हो, उसमें फ्लैट आपका है, जमीन आपकी नहीं है, कह रहा जमीन से कोई फर्क नहीं पड़ता। या मान लीजिए घर है, घर के साथ में, घर के साथ में गार्डन भी है, थोड़ी जमीन वो भी है, या थोड़ा आसपास के लिए आपने गाड़ी गाड़ी खड़ी करने के लिए थोड़ी जगह छोड़ रखी है, तो चल जाएगा, कह रहा कोई दिक्कत नहीं है। लैंड साथ में हो या ना हो, मेन मुद्दा वो नहीं है। मेन मुद्दा क्या है? बिल्डिंग होनी चाहिए। पहली कंडीशन है देयर मस्ट बी एनी बिल्डिंग, बिल्डिंग होना बड़ा जरूरी है। दूसरा क्या है? दूसरी कंडीशन, द हाउस प्रॉपर्टी मस्ट बी, यानी वो जो बिल्डिंग है मस्ट बी ओन्ड बाय द एसएससी। हम आपके हाथ में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इनकम तभी टैक्सेबल करेंगे जब आप उस हाउस प्रॉपर्टी के ओनर हो। अगर आप ओनर नहीं है तो यहां पे इस हेड में टैक्सेबिलिटी की बात नहीं आएगी। अच्छा ओनरशिप कैसे आती है? कोई ओनर है कि नहीं है उस जगह का, ये कैसे पता चलता है? यानी डॉक्यूमेंट्स देख के। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स किसके नाम पे है, जिसको आप रजिस्ट्री कहते हैं, बेसिकली रजिस्ट्री किसके नाम पे है? तो हमारा इनकम टैक्स जो लीगल ओनर है, जो रजिस्ट्री, उसको तो लेता ही लेता है,
इसके अलावा वो डीम्ड ओनर के भी कुछ केसेस आपको बताया था। मतलब मैं आपको इसी हेड में एक सेक्शन 27 पढ़ाऊंगा जिसमें डीम्ड ओनर के कुछ केसेस पढ़ेंगे। लॉ कहता है अगर ये कंडीशंस पूरी हो गई तो हम डीम्ड कर लेंगे कि आप ही मालिक है। मतलब हमारे यहां पे हम जब ओनरशिप की बात कर रहे हैं तो ओनरशिप में एक जो आप ओनरशिप समझते हैं वो तो है ही वो है। उसके अलावा कुछ और केसेस भी पढ़ेंगे जहां पे हम आपको मान लेंगे, हम डीम्ड कर लेंगे कि आप ही ओनर है। कुछ चुनिंदा केसेस पढ़ेंगे, इजी केसेस है, समझाऊंगा आपको। सर इस पे फर्क क्या पड़ा, इस लाइन से क्या फर्क है, इस कंडीशन से क्या फर्क है, चलिए समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास कोई घर है, मैं उसका मालिक हूं, मैंने वो घर आपको किराए पे दिया। हमने कहा बेटा ये लो 10,000 रुपीज पर मंथ के किराए पे मैंने आपको दिया। आपने क्या किया, वो घर किसी और को आगे किराए पे दे दिया, यानी सबलेट कर दिया। मैंने आपको लेट किया, आपने आगे सबलेट कर दिया, आपने किसी और को 15,000 रुपए लेट से किराए पे दे दिया। अब इसमें दो बातें हैं। मेरे को जो किराया मिल रहा है, मैं घर का मालिक था, बिल्डिंग थी, ओनर था, तीसरी कंडीशन भी पढ़ाई नहीं, मान लेते हैं वो भी पूरी हो गई। तो मेरे को जो किराया मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा इसी हेड में। लेकिन आपको जो किराया मिल रहा है वो इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप ओनर नहीं है। मतलब सर टैक्सेबल नहीं होगा, नहीं टैक्सेबल होगा, इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। या तो पीजीबीपी में, नहीं तो अदर सोर्सेज वगैरह में जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। इस हेड में क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ओनरशिप आपकी नहीं है। तो दूसरी कंडीशन है द हाउस प्रॉपर्टी मस्ट बी ओन्ड बाय द एसएससी। ओनरशिप आपकी होनी चाहिए। अच्छा देखो मैंने नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा है, अपने आप रीड करो। ये इंक्लूड वर्ड का मतलब क्या होता है? ओनरशिप इंक्लूड्स वर्ड का मतलब जो आप समझते हैं, सुनिएगा मेरी बात, जो आप समझते हैं वो तो है ही, उसके अलावा ये और है। इंक्लूड वर्ड का मतलब होता है कि जो जनरल मीनिंग में एक ओनरशिप का मतलब होता है वो तो है ही, उसके अलावा जो डीम्ड ओनरशिप सेक्शन 27 बताता है वो भी है। और मैंने आखिरी में क्या लिख रखा है, टू बी डिस्कस्ड लेटर, बाद में आपके साथ चर्चा उस पर करी जाएगी। पहली कंडीशन क्या है, मेरी तरफ देखें, देयर मस्ट बी एनी बिल्डिंग और लैंड अपर टेनेंट देयर टू। पूरी याद कर लेते हैं, याद करने के लिए बढ़िया रहेगा। देयर मस्ट बी, बोलिए मेरे साथ, देयर मस्ट बी एनी बिल्डिंग और लैंड अपर टेनेंट देयर टू। दूसरी कंडीशन, द हाउस प्रॉपर्टी मस्ट बी ओन्ड बाय द एसएससी। अच्छा एसएससी का मतलब अब सभी को पता है ना, एसएससी किसको बोलते हैं? टैक्स पेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए तीसरी कंडीशन जरा देखते हैं। द हाउस प्रॉपर्टी should not be used by the assessee himself for the purpose of his business or profession। क्या बोल गए? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मतलब इसका आप बताएंगे। दो का मैंने मतलब बताया, इसका मतलब आप बताएंगे। फेयर इनफ, बराबरी का सौदा है, ठीक है। कंडीशन 3 क्या कह रहे हैं, फिर से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से आप सुनिएगा, मतलब आपको बताना है। द हाउस प्रॉपर्टी should not be used by the assessee himself for the purpose of his business or profession। The house property should not be used by the assessee himself for the purpose of his business or profession। मतलब जो हाउस प्रॉपर्टी है वो आगे, हाँ अच्छा, मतलब जैसे मैं आपसे पूछता हूं, आप सोच समझ के बताइएगा इस साइड में टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी। मान लीजिए आपके पास एक घर है, आपने वो घर किसी को किराए पे दे दिया, आपने एक डॉक्टर साहब को किराए पे दे दिया, डॉक्टर साहब ने वहां पे अपना क्लिनिक खोल लिया, उन्होंने अपना डेंटल क्लिनिक खोल लिया, जिसके भी दांतों में दर्द होता है वो वहां चला जाता है, उसके दांत वो निकाल डालते हैं, यानी उन्होंने अपना प्रोफेशन कर रहे हैं। बताइए आपको जो किराया मिल रहा है क्या वो इस साइड में टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? बताइए होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? कंडीशन 3 पूरी हो गई,
अच्छा, मतलब उसने किराए पे दिया, खुद का बिजनेस या प्रोफेशन ना करो। मतलब मान लीजिए एक डॉक्टर साहब का खुद का घर है, उन्होंने वहां पे क्लिनिक खोल लिया। अब इस हेड की बात नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि कंडीशन नंबर 3 में लिखा था आप वो प्रॉपर्टी अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज ना कर रहे हो। तो उसकी बात कहां जाएगी सर? उसकी बात पीजीवीपी के हेड में जाएगी। बट अगर आपके पास कोई घर है, आपने किसी और को किराए पे दिया, भले ही वो बंदा वहां बिजनेस करे या रहे, आपको जो किराया मिल रहा है वो इस हेड में टैक्सेबल होगा। तो यहां पे क्या लिखा है? बच्चा कह रहा है कि मतलब ये भी एसएससी अपनी खुद की प्रॉपर्टी हो तो उसमें बिजनेस नहीं चला सकता। नहीं, नहीं चला सकता ये मनाही नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नहीं कह रहा कि चला नहीं सकते, हम आपको फांसी दे देंगे, ऐसा नहीं कह रहा है। आप चलाइए, तो चलाएंगे अगर, तो इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है ना? इस हेड की बात नहीं आएगी। तो 3 कंडीशन में तीसरी कंडीशन याद करते हैं, क्या है? द हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय द एसएससी हिमसेल्फ फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। एक बार आप लोग रिपीट करें अपने आप। मतलब आपको याद करनी है तीनों कंडीशन, फिर मैं आपसे सुनूंगा। तीनों याद करनी है। हाँ जी, बिजनेस अगर खुद कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी में आपकी खुद की प्रॉपर्टी, आपने कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं, तो इस हेड में नहीं आएगा, वो पीजीबीपी के हेड में आएगा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के हेड में आएगा। और एक बोल रहे हैं अपर टेनेंट का मतलब, या फिर से समझा देता हूं। अपर टेनेंट का मतलब होता है साथ में, साथ में। इंग्लिश में बोले तो कनेक्टेड, एसोसिएटेड, तो उसके साथ में। तो उसमें केवल इतना मैंने समझाया कि अगर बिल्डिंग है तो बढ़िया है, लैंड हो या ना हो। जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर आपके पास केवल वैकेंट लैंड है जिसको आप किराए पे उठाते हैं, तो उसका किराया इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। केवल वैकेंट लैंड है, जमीन है, आप किराए पे उठाते हैं, तो उसका किराया इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। जैसे आजकल लोगों ने और भी काम शुरू किया। मान लीजिए मेरे पास कोई जमीन पड़ी है, किसी मार्केट एरिया में जमीन पड़ी है, तो मैं वहां पे ना, मैंने एक बंदा बैठा दिया, वहां मैं पार्किंग के लिए किराए पे दे देता हूँ। आजकल लोगों ने ये भी बिजनेस शुरू किया है। लोगों को पता है पार्किंग की मारा मारी है, गाड़ियां भर रही हैं, व्हीकल्स भर रहे हैं, पार्किंग है नहीं कहीं। तो मैंने किसी को पार्किंग के लिए किराए पे दे दी। हमने कहा हमको तुम महीने का 10,000 रुपए दे देना, बाकी तुम गाड़ियां लगवाओ, जो तुम्हें गाड़ी वाले से लेना है लो। तो हमें जो वो जगह का पार्किंग का पैसा मिल रहा है, वो इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिल्डिंग की बात वहां पे नहीं। तो बिल्डिंग होना जरूरी है। यहां तक बात आपके दिमाग तक चली गई? हाँ, बिल्डिंग बिल्कुल एक अच्छा क्वेश्चन है इनका। मान लीजिए कह रहे हैं हमारे पास बहुत बड़ा घर है जिसमें बिल्डिंग है और थोड़े पोर्शन में लैंड है, लेकिन हमने सिर्फ लैंड को किराए पे दिया है। तो सिर्फ लैंड को अगर किराए पे दिया है, तो आप लोग बताइए क्या करें? इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है? और बताइए, और कोई डाउट किसी का? कोई डाउट? नहीं। पहली कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी एनी बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू। दूसरी क्या है? द हाउस प्रॉपर्टी मस्ट बी ओन्ड बाय द एसएससी। तीसरी, द हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी used by the assessee himself for the purpose of his business or profession. If all these three conditions are satisfied, then income will be taxable under the head income from house property. यहां तक बात आपके दिमाग में चली गई? अच्छा जी, अब जरा इसी की कुछ एक्सेप्शंस पढ़ लेते हैं। मतलब सर, मतलब बेटा, वैसे तो 3 कंडीशंस अगर पूरी नहीं हुई तो इस हेड में नहीं जाएंगे, और अगर 3 पूरी हो गई तो भी हो सकता है कुछ ऐसे केसेस हों जिसमें इस हेड में टैक्सेबिलिटी की बात ना आए। तो मैंने जब एक्सेप्शन ये जो बनाई है, इसमें मेरे को जो जो पॉइंट लगे कि बच्चों को पता होने चाहिए, वो मैंने सारे डाल दिए। जैसे आप पहला देखिए,
तो पहले तो हेडिंग पढ़ा दो हमको, हेडिंग लिखी एक्सेप्शन दैट इज द फॉलोइंग इनकम आर नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड आईएफएसपी। तो मैंने एक जगह पे सारे डाल दिए, मैंने पहले डाल दिया इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट वैकेंट लैंड। हालांकि इसमें तो कंडीशन ही नहीं पूरी हो रही, तो पहले से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब कंडीशन ही नहीं पूरी हो रही, बिल्डिंग ही नहीं है, तो इस साइड में टैक्सेबल नहीं होगी। बट और क्लियरिटी के लिए कि आप एग्जाम में धोखा ना खा जाए, तो मैंने दोबारा से यहां पे लिख दिया कि वैकेंट लैंड से अगर आपको किराया मिल रहा है, आपने लैंड है उसको शादी वगैरह के लिए या किसी भी पर्पज के लिए आप किराए पे देते हैं, तो वो उसका रेंटल इनकम इस साइड में टैक्सेबल नहीं होगा। वो या तो टैक्सेबल होगा पीजीबीपी में या फिर टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो क्या लिखा है पहला एक्सेप्शन, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट वैकेंट लैंड, इस ब्रैकेट में लिखा है इट इज चार्जेबल अंडर द हेड या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, प्यार से इसको आप आईफोस बोल लीजिए शॉर्ट में, आईएफओएस, और या फिर पीजीपी, पीजीपी का फुल फॉर्म प्रॉफिट एंड गेन्स और ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इन दोनों में से किसी हेड में होगा। मतलब ऐसा होता है नॉर्मली कि अगर आपका यही व्यापारी है तो पीजीपी में, रूटीन नेचर का इनकम है तो पीजीपी में, और अगर नॉन रिकरिंग नेचर का इनकम है आपकी तो आईफॉस में टैक्सेबल होगा। लेकिन यहां तो टैक्सेबल नहीं होगा, ये बात तो आपने ऊपर भी सीखी। और क्या एक्सेप्शन है, दूसरा, इनकम अर्न्ड बाय एन एसएससी हु इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग। ये क्या है समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास बहुत घर है, बहुत हाउस प्रॉपर्टी, 500-700 हाउस प्रॉपर्टी है। जिस शहर में जिस अपार्टमेंट में आप बात करेंगे उसमें एक आधा मेरा निकल ही आएगा, पैसे वाला बहुत हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास बहुत घर है, मैं क्या करता हूं, मेरे को कुछ करने की जरूरत ही क्या है, मैंने उन सबको रेंट पे उठा रखा है। क्या कर रखा है, रेंट पे उठा रखा है। यानी मेरा मेन व्यापार ही है, मेरा मेन व्यापार ही है किराए पे उठाना, प्रॉपर्टीज को किराए पे उठाना। किराए की इनकम बढ़िया, करोड़ों अरबों रुपए किराया आता रहता है, मैं अपना घूमता फिरता रहता हूं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए बोलने में कुछ जाता है नहीं ना, हाँ तो अच्छा अच्छा बोलते हैं। अब मेरे को जो किराया मिल रहा है, अगर उसमें वैसे देखें तो तीनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। पहली बिल्डिंग है, दूसरी मैं ओनर हूं, और तीसरा उसमें मैं अपना व्यापार नहीं कर रहा, मैंने तो किराए पे उठाता हूं, वो मेरा व्यापार। लेकिन लॉ मेकर कहता है कि भाई अगर आपका मेन बिजनेस ही लेटिंग का है तो हम उसको टैक्सेबल करेंगे पीजीबीपी के, इस हेड में टैक्सेबल नहीं करेंगे। हालांकि इस पे मैं आपको थोड़ा और बताऊं, तो ये थोड़ा सा विवादित मसला है। कुछ लोगों का कहना है कि इसी हेड में टैक्सेबल होगा, कुछ लोगों का कहना है कि इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन मैं आपके इंस्टीट्यूट की बात मान रहा हूं, आपके इंस्टीट्यूट का कहना है कि इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा अगर आपका मेन व्यापार ही लेटिंग का। देखिए एक्सेप्शन पढ़ा रहा हूं ना, एक्सेप्शन क्या पढ़ा रहा हूं आपको, एक्सेप्शन मतलब ये पढ़ा रहा हूं कि ये इनकम इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। तो हमारे इंस्टीट्यूट का ये कहना है, हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं। नंबर कौन देने वाला है वो। लेकिन ये थोड़ा सा एक विवादित मामला है, कुछ लोगों के इस पे ओपिनियन डिफर है ना, बट इंस्टीट्यूट का यही कहना, आपको भी यही एग्जाम में करना है। तो अगर कोई भी हमारे पास बिल्डिंग्स है जिसमें हमारा मेन व्यापार ही है उनको किराए पे उठाना, आप समझ पा रहे हैं। मान लीजिए इस पे इंस्टीट्यूट ने ऐसे क्वेश्चन बना दिया कि लेट से मिस्टर विक्की अग्रवाल हैज 100 हाउसेस, उन्होंने सारे घर लेट आउट कर रखे हैं। ही ऑल्सो अपॉइंटेड 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर मैनेजिंग रेंट, हमने 2 सीए अपॉइंट कर रखे हैं मेरा रेंट मैनेज करने के लिए, 2 सीएस अपॉइंट कर रखे हैं और भी सारी चीजें करने के लिए, 4-5 वकील लगा रखे हैं जो किराया ना दे उनके ऊपर केस करने के लिए, पूरा बढ़िया एक ऑफिस बना रखा है। मेरे को जो किराया मिल रहा है वो कहाँ टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी में। आप क्या कहेंगे कहां टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी। तो दूसरी एक्सेप्शन है इनकम अर्न्ड बाय एन एसएससी हु इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग, दैट इज इट इज चार्जेबल अंडर हेड पीजीपी। तो मेन काम यह है कि अगर लेटिंग का बिजनेस है, ये बात आप तभी कहेंगे कि वहां पे लिखा हो कि बिजनेस ही उसका लेटिंग का, या पढ़ के ऐसी आपको फीलिंग आ रही, नहीं तो आप ये नहीं कहेंगे, आप कहेंगे हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों का मन है कि जब आप कुछ बन जाएंगे
यानी पास हो जाएंगे, तो उसके बाद जॉब करेंगे, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों का मन है कि हम अपना प्रोफेशन में जाएंगे और ऑफिस खोल लेंगे? ओके। अच्छा, और कितने लोगों का मन है कि हम डिग्री तो सिर्फ मम्मी पापा के कहने पे ले ले रहे हैं, लेकिन हम काम कुछ और करेंगे, व्यापार कुछ और करेंगे, बिजनेस करेंगे किसी और चीज का? ऐसा कोई मन? जॉब की बात करेंगे, थोड़ा पैसा कमा लेंगे तो फिर व्यापार। किस चीज का व्यापार करने का मन है आपका? आइडिया डिस्क्लोज नहीं करना है, बड़े समझदार बच्चे हैं। आपका काय का व्यापार का मन है? टूल्स? अच्छा, टूल्स बोल रहे हैं। क्रूज? अच्छा, तो आप मतलब कहो ना प्यार है देखा है क्या आपने? चलिए ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके साथ। मान लीजिए आपका मन है किसी चीज का व्यापार करेंगे, और आपने सोचा कि हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और लेट से आपने कहा कि हम हम चश्मा बनाएंगे, ठीक है ना। आपने चश्मे का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल लिया। और कहाँ खोल लिया? मान लेते हैं आपने खोल लिया उत्तराखंड में, एक पहाड़ी एरिया में आपने बढ़िया प्लांट खोल लिया। वर्कर्स रखने पड़ेंगे, एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे। आपने वर्कर्स रखे। आपके ऑफिस का समय, आपकी फैक्ट्री का समय था सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे। वर्कर्स रखे। वर्कर्स दूर दराज से आते हैं, पहाड़ चढ़ के आते हैं। आपकी फैक्ट्री पहाड़ों पे है, पहाड़ चढ़ के आते हैं। आने में उनको 2-3 घंटा लग जाता है। 10 बजे का ऑफिस है, 1-1:30 बजे तक वो लोग आते हैं। 5 बजे जाने का समय होता है, 2-3 बजे पहले निकल जाते हैं कि सर जाना है, दूर जाना है, पहाड़ पड़ता है, जंगल पड़ता है, कोई चीता तेंदुआ आ सकता है। 1-2 घंटे 3 घंटे मुश्किल से काम करते हैं। अब चश्मे का व्यापार चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। क्यों? बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है साहब, उनको कम्यूटेशन के लिए टाइम चाहिए। तो आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया। आपने क्या किया? आपने वहीं पे जहां पे आपकी फैक्ट्री थी, वहां पे आपके पास कुछ और जमीन थी, आपने उस जमीन पे एम्प्लॉयज के लिए रेसिडेंशियल क्वार्टर्स बनवा दिए, रहने की व्यवस्था उनकी करा दी, और उनसे कहा कि आप लोग यहीं रहा करिए, और हमको महीने का नॉमिनल एक रेंट दे दिया करिए, 100 रुपए मान लीजिए, और 200 रुपए रेंट दे दिया करिए, बिल्कुल नॉमिनल, कहने का, नाम मात्र का। जिससे होगा ये कि हमारा व्यापार स्मूथली चलने लगेगा। जो आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है कि आपको पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं, यहां तक आना पड़ता है, लेट हो जाता है, फिर जल्दी आप निकल जाते हैं, वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। आपने इस तरीके की व्यवस्था कर दी, एम्प्लॉय भी खुश, वो भी रहने लगा। आपको एक रेंटल, नोशनल रेंट मिलने लगा, छोटा मोटा एक कुछ रेंट मिलने लगा, नॉमिनल सा रेंट, नॉमिनल बोल सकते हैं, बट नॉमिनल रेंट मिलने लगा 100-200 रुपए का। अब आपको जो रेंट मिल रहा है, वैसे देखी जाए तो कंडीशंस पूरी होती हुई, बिल्डिंग है, दूसरा आप ओनर है, तीसरा उसमें आप अपना व्यापार नहीं कर रहे हो, रेसिडेंशियल क्वार्टर से बगल में फैक्ट्री है, उसमें आप अपना व्यापार नहीं कर रहे, लेकिन वो आपने दिया इसलिए है कि आपका व्यापार स्मूथली चलता रहे। आपने दिया किस लिए? व्यापार स्मूथली चलता रहे। तो लॉ मेकर कहता है कि ऐसे केस में हम आपकी वो इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में नहीं टैक्सेबल करेंगे, पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल करेंगे। मतलब अगर वो लेटिंग इंसिडेंटल है, इंसिडेंटल वर्ड का मतलब होता है रिलेटेड है टू द मेन बिजनेस एक्टिविटी, मेन बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो उस लेटिंग से जो किराया मिलेगा वो हम आपका पीजीबीपी में ही टैक्सेबल करेंगे। ऐसी मैंने आपकी तीसरी एक्सेप्शन लिखी हुई है। क्या लिखा है सर आपने? व्हेन लेटिंग इज इंसिडेंटल, इंसिडेंटल वर्ड का मतलब भी लिखा है दैट इज रिलेटेड टू द मेन बिजनेस एक्टिविटी, तो वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। कहां टैक्सेबल होगी? पीजीबी। एक एग्जाम्पल भी जो मैंने आपको बताया, मैंने वो भी लिख रहे रखा हुआ है, आइए आपको पढ़ाता हूं। ए लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक कंपनी है ए लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है।
द फैक्ट्री ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहीं पहाड़ी एरिया में फैक्ट्री आपकी सिचुएटेड। विद इन द फैक्ट्री कैंपस देयर इज अ रेसिडेंशियल कॉलोनी हैविंग 100 क्वार्टर्स फॉर वर्कर। जो फैक्ट्री का कैंपस है हमारा पूरा, उसमें हमने रेसिडेंशियल कॉलोनीज बनाई हुई हैं, करीब करीब 100 क्वार्टर हैं। क्वार्टर समझते हैं? वो वाला क्वार्टर की बात नहीं हो रही। 100 क्वार्टर मतलब रहने वाले क्वार्टर्स की बात हो रही है। 100 क्वार्टर्स है काहे के लिए? वर्कर्स के लिए। दीज क्वार्टर्स आर गिवन टू वर्कर्स फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस। हमने वर्कर्स को दिए हुए हैं, काहे के लिए दिए हुए हैं? रहने के लिए। आ नॉमिनल रेंट, नॉमिनल मतलब नाम मात्र का, थोड़ा बहुत हम ले लेते हैं, मान लो 40 रुपीज पर मंथ। तो 40 लिखा हो या 400 लिखा हो या 4000 लिखा हो, आपका आंसर वही रहेगा। बड़ी रकम देख करके बहक मत जाना, आंसर मत चेंज कर देना, ठीक है? तो a nominal rent of ₹40 per month is recovered from the workers. The purpose of letting, अब यहां पे आंसर है, the purpose of letting out residential quarter is to run। क्या पर्पस था रेसिडेंशियल क्वार्टर्स हमने क्यों लेट आउट करे? is to run business smoothly, बिजनेस सही से चलाने के लिए। रेंट कलेक्टेड दैट इज बीइंग, जो इंसिडेंटल है आपके बिजनेस से रिलेटेड है, आपने ये दिया इसलिए रेंट पे क्वार्टर्स की आपका व्यापार चलता रहे, तो व्यापार से जो रिलेटेड रेंट मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा। कौन से हेड में? पीजीबी। यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का? चलिए एक और एग्जाम्पल आपके साथ लेते हैं। मान लीजिए आपका बचपन से सपना है कि आप बनने के बाद, क्वालिफाई होने के बाद ज्वेलरी का शोरूम खोलेंगे। आपको एक ज्वेलर बनना है और आपने कहा कि हम ज्वेलरी का बढ़िया शोरूम खोलेंगे, जैसे तनिष्क वगैरह की तरह या मालाबार वगैरह की तरह, जो भी आपने कहा कि हम काला बार करके नाम से खोलेंगे। और आपका सपना हमेशा से रहा है कि आप खोलेंगे उसको चंबल की घाटियों में। आप बढ़िया पास हो गए, आपने फटाफट मेहनत करी, पास हो गए, डिग्री मिल गई। डिग्री जैसे ही मिली आपने कहा मम्मी अब हम जा रहे हैं चंबल की घाटियों पे, क्या खोलने? ज्वेलरी का शोरूम। पेरेंट्स ने कहा जाइए। हमने कहा ऐसे कैसे जाइए, पैसा दो, लो जल्दी से 1 करोड़ रुपए की चेक लाओ, ज्वेलरी व्वेलरी खरीद के शोरूम बनाना, खर्चा आएगा। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, पैसे कमी नहीं है, ये लो 1 करोड़ रुपए। उन्होंने आपको पैसे दिए, आपने बढ़िया शोरूम खोला, बिल्कुल एसी एसी लगा करके, बढ़िया बढ़िया सुंदरियां रखी ताकि लोग आए, और ज्वेलरी नहीं भी खरीदनी है तो भी 2-4 खरीद ले लीजिए ना सर, सो इंसान ले लेता है। तो आपने बिल्कुल बढ़िया करके सब कुछ चलाया, इनॉग्रेशन किया आपने, रिबन कटवाया, बढ़िया नेता को बुला करके सब कुछ कराया, और बढ़िया आपका 1-2 दिन व्यापार चलने लगा। जैसे ही व्यापार चलने लगा, वैसे ही 2-3 दिन बाद आप देखते हैं कि अचानक से घोड़े में बैठ के कौन आ गए? डाकू आ गए। उन्होंने आपसे कहा गोली लगाते हुए, रिवॉल्वर लगाते हुए, बंदूक लगाते हुए, जो कुछ है निकाल दो। आपने कहा हाँ जो है ले जाओ, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मम्मी पापा का ले जाओ, मेरे को बख्श दो। और वो अपने साथ सारी चीजें लेके छूमंतर हो गए। अच्छा, आप भी जिद्दी कम नहीं, आपने कहा चलाएंगे तुम यहीं पे। आपने घर वालों को कॉल किया, 1 करोड़ फिर से भिजवाओ जरा। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये पता था कि दोबारा पैसा आ जाएगा, दोबारा हम शोरूम बना लेंगे, दोबारा सारी चीजें रख देंगे। तो फिर 2-3 दिन बाद क्या होगा? फिर डाकू आएंगे और लूट के ले जाएंगे। आपने क्या किया? आपने वहां की गवर्नमेंट को एक चिट्ठी लिखी। आपने कहा सर हम ज्वेलरी वगैरह का शोरूम चलाते हैं, तो उसके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए आप एक काम करिए, प्लीज यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन खुलवा दीजिए। हमारे पास एक जगह है, ज्वेलरी शोरूम में थोड़ी सी जगह हम उनको दे देंगे, एक पुलिस चौकी खुलवा दीजिए, है ना, एक नॉमिनल रेंट पे 100, 200, 500, 1000 रुपए ले करके किराए पे हम दे देंगे। तो उससे ये होगा कि जो यहाँ पे गुंडागर्दी है वो रुक जाएगी और हमारा व्यापार भी स्मूथली चलने लगेगा। मान लीजिए सब अप्रूव्ड हो गया, आपने सब अप्रूव करा लिया और वहां पुलिस चौकी खुल गई और उससे आपको मिलने लग गई रेंटल इनकम। वो जो रेंटल इनकम आपको मिल रही है, क्या वो रिलेटेड है टू द मेन बिजनेस एक्टिविटी? क्या वो इंसिडेंटल है टू द मेन बिजनेस एक्टिविटी? क्या बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है? रिलेटेड का मतलब है क्या उसकी वजह से आपको ये ऐसा करना पड़ा?
आंसर इज यस। स्मूथ फंक्शनिंग अगर हमको करनी है, नॉर्मल फंक्शनिंग अगर हमें करनी है, तो हमें ये करना पड़ा। नहीं करते तो वो ज्वेलरी का शोरूम हम पैसे लेके तो ना चला पाते, फ्री फ्री में बांटना पड़ता। लॉ कहता है ऐसे में जो आपको किराया मिल रहा है वो हम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल नहीं करेंगे, वो भी इसी एक्सेप्शन में आ जाएगा। ये एक्सेप्शन में आ जाएगा, लिखा है व्हेन लेटिंग इज इंसिडेंटल टू द मेन बिजनेस एक्टिविटी तो इट इज चार्जेबल अंडर पीजीबीपी। या मान लीजिए आपने वहां पे कोई बैंक वगैरह से अप्रोच किया कि सर एक ब्रांच आप यहां डाल लीजिए, तो उन्होंने बैंक आपकी जो प्लेस थी वहां पे किराए पे लेके वहां पे एक ब्रांच छोटी मोटी ओपन कर दी, उससे आपको जो किराया मिल रहा है इसी हेड में टैक्सेबल होगा। आंसर इज नो। कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में, यानी इस हेड मतलब हाउस प्रॉपर्टी में नहीं टैक्सेबल होगा। इस पे भी मैंने एक एग्जांपल लिया। बी लिमिटेड makes available a few rooms in its factory on nominal rent to the government for locating a branch of maybe nationalized bank खोलने के लिए। बी लिमिटेड एक कंपनी है, इसने कुछ कमरे कुछ जगह अपनी फैक्ट्री में किराए पे दे दी गवर्नमेंट को, क्या के लिए? एक बैंक खोलने के लिए या मे बी पोस्ट ऑफिस खोलने के लिए या पुलिस स्टेशन खोलने के लिए एक्सेट्रा। क्यों? कारण क्या था? कारण मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? फॉर कैरिंग ऑन इट्स बिजनेस एफिशिएंटली एंड स्मूथली, अपना व्यापार को सही तरीके से चलाने के लिए। तो रेंट जो कलेक्ट हुआ बीइंग इंसिडेंटल टू द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड वो टैक्सेबल होगा कौन से हेड में? पीजी में। बात समझ में आ गई आपको? कोई डाउट? आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, लेकिन जाते जाते एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग ने कौन सा हेड शुरू किया? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन कहां से कहां तक पढ़ने वाले हैं? 22 से 27, जिसमें चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 22। कितनी कंडीशन बताता है? 3। कौन कौन सी 3? देयर मस्ट बी एनी बिल्डिंग और लैंड अपर टेनेंट देयर टू, द हाउस प्रॉपर्टी शुड बी ओन्ड बाय द एसएससी। तीसरा, द हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय द एसएससी हिमसेल्फ फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। फिर उसके बाद आपने इसकी एक्सेप्शंस पढ़ी। पहली एक्सेप्शन मैंने आपको पढ़ाई, अगर आपके पास वैकेंट लैंड है। क्या एक्सेप्शन पढ़ाई मैंने आपको? ये, अगर आपके पास वैकेंट लैंड है तो उसकी इनकम इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, या तो पीजीपी में होगी या आईफॉज में टैक्सेबल होगी। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपके पास लेटिंग का ही काम है, मेन व्यापार है लेट आउट करना, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया मेरे पास बहुत घर है, मैंने उनको किराए पे उठा रखा है, ऑफिस ऑफिस बढ़िया मेंटेन किया हुआ है, तो यही काम है, तो इस साइड में टैक्सेबल नहीं होगा। और तीसरा आपको ताजा ताजा आपको पढ़ाया कि अगर लेटिंग एक्टिविटी आपकी इंसिडेंटल है टू द मेन बिजनेस। यहां तक बात समझ में आ गई? तो बड़ा आराम आराम से चलेंगे हम लोग इस हेड में, बहुत अच्छा हेड है। इतना ही करेंगे आज के लिए, ठीक है। एक आधा डाउट आ रहा है, सर कुछ कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी भी अपने एम्प्लॉयज को हाउस देती है रेंट पे, तो क्या वो इस हेड में आएगा? नहीं बेटा, अगर वो अपने एम्प्लॉयज को दे रही हैं और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस के लिए दे रही हैं तो इस हेड में नहीं आएगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर इस साइड में आएगा। यानी ये फैक्ट टू फैक्ट पे डिपेंड करेगा, केस टू केस पे डिपेंड करेगा। इधर से भी कोई डाउट पूछना चाह रहा था? हाँ हाँ, मैं समझ गया आपका डाउट, मैं रिपीट कर देता हूँ। इनका डाउट ये है कि मान लीजिए मेरा एक बहुत बड़ा विला है, ठीक है ना, और उसमें हमने क्या कर रखा है, बहुत सारे वर्कर्स अपने यहाँ एम्प्लॉयज रख रखे हैं साफ सफाई के लिए, खाना बनाने के लिए, यानी व्यापार नहीं है, घर है, बंगला है, और उन वो रुकवाने के लिए मैंने वहीं पे क्वार्टर्स बना रखे हैं, उनको रुकवाते हैं और उनसे किराया ले लेते हैं। आमतौर में ऐसे केसेस में किराया नहीं लेता इंसान, लेकिन मान लेते हम इतने चीमड़ हैं कि हम किराया ले लेते हैं, ठीक है ना। चीमड़ वर्ड सुना है आपने? थोड़ा गंदा वर्ड है, हाँ। तो मान लीजिए आप इतने कंजूस हैं कि आप किराया ले लेते हैं, तो अगर आप किराया ले लेते हैं तो इसी हेड में टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो तीसरे एक्सेप्शन में तो आ नहीं, आपको कोई मेन बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड तो है नहीं, तो वो इसी हेड में, आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही टैक्सेबल होगा। लेकिन ऐसा केस, ये जो आपने सिचुएशन दी, ये केवल हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, प्रैक्टिकली ऐसी सिचुएशन ना आपको क्वेश्चन में मिलने वाली, ना ऐसा आपको मिलने वाला, ठीक है। और किसी का कोई डाउट नहीं? चलिए, थैंक यू सो मच।